हेलो दोस्तों, क से कहानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाय डी भोपानसा की एक और कहानी लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ, जिसका शीर्षक इंग्लिश में माई अंकल जूलियस है और हिंदी में चाचा। कहानी जूलियस के इर्द गिर्द है, जो अपने हिस्से का सारा पैसा बर्बाद करके और अपने भाई के हिस्से का धन लेकर अमेरिका चले जाते हैं, और परिवार जो कि आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, जूलियस के खत के आने पर कैसे उनकी उम्मीदें जग पड़ती हैं और उन्हें लगता है कि उनकी सारी समस्याएं अब जल्द ही ख़त्म होने वाली हैं। तो क्या अंकल जूलियस वापस आएंगे? ये सब जानने के लिए सुनते हैं कहानी। तो शुरू करते हैं कहानी। एक गरीब सफ़ेद दाढ़ी वाला बूढ़ा भीख मांग रहा था। मेरे मित्र जोसेफ दबरांचे ने उसे 5 रुपये का एक नोट दिया। देखकर मैं चकित हो गया। जोसेफ ने कहा, इस मांगते ने मुझे एक किस्सा याद दिला दिया। कहो तो तुम्हें सुनाऊं? वह किस्सा मेरे चित्त में सदा घूमता रहता है। किस्सा यूँ है। हम लोग हावड़े शहर के रहने वाले हैं। मेरा घराना धनी नहीं था, किंतु किसी तरह निर्वाह हो जाता था। बस पिता को गृहस्थी चलाने के लिए नौकरी करनी पड़ती थी। वे बहुत देर से दफ्तर से घर आते थे और सामान्य वेतन पाते थे। मेरी 2 बहनें और थीं। माता को हम लोगों की तंग हालत के लिए बहुत कष्ट सहना पड़ता था और वे अपने पति को सदा कोसती रहती थी, सदा तिरस्कार करती रहती थी। ऐसे अवसरों पर मेरे दुखी पिता का चेहरा ऐसा बन जाता था कि उनके लिए मुझे भी दुख होता था। वे एक शब्द भी ना बोलते, अपने माथे पर हाथ फेरते रहते, मानो काल्पनिक पसीने की बूंदें पहुँच रहे हो। मैं उनकी इस बेबसी के क्लेश का अनुभव करता था। हम लोग सब तरह से खर्च में कमी करते। किसी के घर दावत खाने नहीं जाते थे जिससे फिर उसे दावत ना देनी पड़े। किफ़ायती कीमतों में सड़ी गली रसद खरीदते थे। मेरी बहनें अपने कपड़े खुद बना लेती थी और 2-3 आने गज के गोटे के भाव पर घंटों बहस करती थी। हम लोग साधारणतया रोटी और गोश्त खाते। यह सही है कि यह भोजन स्वास्थ्यकर तथा बलवर्धक था, पर नित्य एक ही चीज़ खाते खाते आखिर तबीयत उब ही जाती है। मैं जब कभी बटन खो देता या पायजामा फाड़ लेता तो कड़ा तिरस्कार सुनना पड़ता था। पर प्रति रविवार को हम लोग अच्छी तरह सज धज कर समुद्र के किनारे पर टहलने के लिए अवश्य जाते थे। मेरे पिता कोट और ऊंची टोपी पहने त्यौहार के दिन सजे हुए जहाज़ की तरह अपने पूरे लिबास में टहलने जाने के लिए तैयार होते थे। मेरी बहनें, जो पहले से ही कपड़े पहनकर तैयार रहती, चलने के इशारे की प्रतीक्षा करती। पर घर से निकलने के समय ही हम लोग पिता के कोट पर कोई अलक्षित धब्बा देख पाते और हम लोगों को रुक जाना पड़ता। पिता कोट उतारकर टोपी और कमीज पहने प्रतीक्षा करते और उधर माता चश्मा लगाकर हड़बड़ी मचाती हुई बेनजाइन अर्क में एक कपड़े के टुकड़े को डुबो डुबो कर कोट का वह धब्बा साफ करने लगती। हम लोग कायदे से चलते थे। मेरी बहनें आगे आगे एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलती थी। उनकी शादी की उम्र हो चुकी थी और हम लोग उन्हें शहर के चारों तरफ दिखाते फिरते थे। मैं माता की बाईं तरफ और पिता उनकी दाहिनी तरफ रहते। मुझे याद है उन रविवारों को टहलने के समय मेरे माँ बाप कैसे आडंबरी दिखते थे। उनके चेहरे में जाने कितनी शान रहती थी। वे गंभीर भाव से पीठ सीधी के रोब के साथ चलते थे, मानो कोई बड़ा भारी जरूरी काम उनके रंग ढंग पर ही निर्भर हो। और प्रति रविवार को दूर विदेश से लौटते हुए बड़े बड़े जहाज़ों को देखकर मेरे पिता कह उठते, अगर जूलियस इसी जहाज़ पर आता हो। चाचा जूलियस, मेरे पिता के भाई, किसी समय हमारे वंश के कलंक समझे जाते, पर अब हमारे खानदान की एकमात्र आशा भरोसा थे। उनके विषय में मैं इतना सुन चुका था कि मुझे लगता था
कि पहली दृष्टि में ही मैं उनको पहचान जाऊंगा। उनके अमेरिका चले जाने तक का हाल मैं ब्यौरेवार जानता था। यद्यपि उनके इस समय तक के जीवन की चर्चा दबी जबान में ही होती थी। वे बिगड़े हुए थे, आवारा थे, यानी उन्होंने सारा धन उड़ा दिया था। गरीब घराने में यह सबसे बड़ा अपराध है। धनियों के घर में अगर कोई रुपए बहाकर मज़ा करता है तो लोगों की राय में केवल वह अपना ही सत्यानाश करता है। पर गरीबों के घर में अगर कोई युवक बाप दादा का संचित धन उड़ाता है तो नालायक, दुर्जन और निकम्मा समझा जाता है। यद्यपि बात एक ही है, पर यह ठीक है, क्योंकि परिणाम ही काम के भारीपन का फैसला करता है। संक्षेप में चाचा जूलियस ने अपने हिस्से की पाई पाई बर्बाद करके मेरे पिता का हिस्सा भी नहीं के बराबर कर दिया था, और अंत में वे एक माल जहाज़ पर न्यूयॉर्क चले गए थे। वहां पहुंचकर जूलियस चाचा ने एक दुकान खोली और घर को चिट्ठी भेजी कि वे अब कुछ रुपया कमाने लगे हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही उनकी ऐसी हालत हो जाएगी कि वे मेरे पिता को जो नुकसान पहुंचाया है वह सब भर सकेंगे। उस चिट्ठी ने हमारे घर में हलचल मचा दी। निकम्मा आवारा जूलियस अब सहसा लायक हो गया। परमात्मा ने अब उन्हें अच्छी बुद्धि दे दी है। दबरांचे खानदान में अब कोई बेईमान नहीं हुआ। यह कैसे हो सकता था? फिर कुछ दिनों के बाद एक जहाज़ के कप्तान ने बतलाया कि उनकी दुकान खूब बड़ी है, माल भरा पड़ा है और अच्छी चल रही है। दूसरी चिट्ठी 2 साल के बाद आई। उसमें लिखा था, प्रिय भाई फिलिप, मेरे स्वास्थ्य के बारे में चिंता ना करो। मेरी तबीयत ठीक रहती है, धंधा भी अच्छा चल रहा है। मैं कल दक्षिणी अमेरिका की लंबी यात्रा कर रहा हूँ। शायद सालों तक तुम्हें कोई खबर नहीं भेज सकूँगा। अगर मैं तुम्हें पत्र ना लिखूं तो कोई चिंता मत करना। मैं तब तक हावड़े शहर में ना लौटूंगा जब तक मैं धनवान ना हो जाऊं। मुझे आशा है कि इसमें देर नहीं है और हम सब सुखपूर्वक एक साथ रहेंगे। यह चिट्ठी खानदान की खुशखबरी हो गई। वे इसे सब अवसरों पर पढ़ते और सबको दिखाते। 10 साल से जूलियस चाचा की कोई खबर नहीं मिली, पर जितने ही दिन बीतते जाते मेरे पिता की आशा और दृढ़ होती जाती। मेरी माता भी प्राय कहती, जब हमारा प्रिय देवर लौट आएगा हम लोगों की हालत बदल जाएगी। उसने अब तक किसी तरह अपना जीवन सफल बनाया होगा। और प्रति रविवार को जब पिता बड़े और काले रंग के जहाज़ों को धुएं का वृत्ताकार उद्गार करते हुए आते देखते तो वही पुराना वाक्य दोहराते, अगर जूलियस इसी जहाज़ पर आता हो। और हम लोग करीबन यही इंतज़ार करते रहते कि अब उन्हें रुमाल नचाते देखेंगे और चिल्लाते सुनेंगे, अरे फिलिप उठ। उनके लौटने पर हम लोग क्या क्या करेंगे यह सोच रखा था, तय कर रखा था। हम लोग चाचा के रुपए से एक मकान खरीदने को थे और मकान देखकर पसंद भी कर लिया था। वह शहर के बाहर खुली जगह पर बाग से घिरा हुआ एक छोटा सा बंगला था। मैं बिल्कुल निश्चित नहीं कह सकता कि मेरे पिता ने उस समय मकान मालिक से खरीदने की बातचीत चलाई थी या नहीं। बड़ी बहन की उम्र उस समय 28 साल की थी, दूसरी की 26। उन्हें पति ही नहीं मिल रहे थे और यह हम सब के लिए बड़ी चिंता की बात हो गई थी। अंत में एक विवाहर्थी दूसरी बहन के लिए आए। वे एक क्लर्क थे। उनकी आर्थिक हालत वैसे अच्छी नहीं थी, पर उनकी नौकरी अच्छी थी। एक शाम उन्हें जूलियस चाचा की चिट्ठी दिखाई गई। मुझे जहाँ तक ख्याल है उस चिट्ठी ने ही उनकी दुविधा हटाई और उन्हें निर्णय कर लेने को मजबूर कर दिया। उनका प्रस्ताव बड़े आग्रह के साथ स्वीकृत हुआ और तय हुआ कि विवाह के बाद पूरा परिवार जर्सी टापू में सैर करने के लिए चलेगा। एक गरीब के लिए जर्सी टापू का भ्रमण आदर्श है। वह दूर नहीं है। तुम एक जहाज़ पर समुद्र पार करो और एक परदेसी भूमि में आ जाओगे। सिर्फ 2 घंटे का सफ़र है।
कम खर्चे में काफ़ी भ्रमण का आनंद मिल सकता है। जर्सी की यात्रा ने हम लोगों में आनंद की बाढ़ ला दी। हम लोग अदिता के साथ जाने के दिन की प्रतीक्षा करते रहे। अंत में हम लोग चले। मुझे सब याद है, जैसे ये सब कल की बातें हैं। जहाज़ छूटने के लिए तैयार था। मेरे पिता घबराकर हम लोगों के तीनों बंडल जहाज़ पर रखे गए हैं या नहीं यह देख रहे थे। मेरी माता घबराई हुई सी मेरी अविवाहित बहन के साथ खड़ी थी। बेचारी बड़ी बहन दूसरी के चले जाने पर खोई हुई सी हो गई थी। हमारे पीछे दूल्हा और दुल्हन प्रेमालाप कर रहे थे। वे लोग बार बार मुझे सिर घुमाकर अपनी ओर देखने के लिए मजबूर कर रहे थे। जहाज़ ने सीटी दी। सब लोग जहाज़ पर आ गए थे। जहाज़ घाट छोड़कर हरे पत्थर टेबल सा चौरस समुद्र पर रवाना हो गया। आनंद और सुख के आवेश में हम लोग खड़े खड़े पीछे हटते हुए तट की ओर देख रहे थे। मेरे पिता अपना वही पुराना कोट पहनकर खड़े थे, जिसके सब धब्बे उसी दिन सवेरे साफ किए गए थे। मेरे पिता की दृष्टि सहसा दो सुसज्जित स्त्रियों पर पड़ी, जिन्हें दो सज्जन पकाई हुई घोंगा मछलियाँ पेश कर रहे थे। एक बूढ़ा गंदा खलासी छुरी से खोल काट काट कर उन सज्जनों को दे रहा था और वे फिर उन स्त्रियों को दे रहे थे। सुंदर रुमाल पर खोल को रखकर अपने होठों को बढ़ाकर, जिससे कपड़े खराब ना हो, वे बड़े मनोहर ढंग से खा रही थी और मुंह को ऊपर करके उसका रस पीकर समुद्र में खोल को फेंक रही थी। मेरे पिता को चलते जहाज़ पर घोंगा खाने की सुंदरता ने आकर्षित कर लिया। वे इसे सभ्यता और शिष्टाचार समझे और माता और बहनों के पास जाकर उन्होंने पूछा, कुछ घोंगा मछलियाँ खाओगी? माता ने खर्चे के ख्याल से आगा पीछा किया, पर मेरी बहनें फौरन तैयार हो गई। माता कुछ दिक्र होने के भाव से बोली, मैं नहीं खाऊंगी। बच्चे दो एक खा सकते हैं, पर ज़्यादा नहीं, नहीं तो तुम सबकी तबीयत खराब हो जाएगी। फिर मेरी ओर देखते हुए बोली, जोसेफ नहीं खाएगा। बालकों को भरपूर खिलाना ठीक नहीं। यह अंतर का अन्याय सोचकर मैं माता के पास बैठा रहा। मेरी आंखों ने पिता का अनुसरण किया। वे दामाद और कन्याओं को तकल्लुफ़ से चिथड़ा पहने हुए एक बूढ़े खलासी की ओर ले जा रहे थे। वे दोनों महिलाएं अब उठकर चली गई थी और मेरे पिता बहनों को बतला रहे थे कि कैसे रस से कपड़े खराब ना करके घोंगा निगल जाना चाहिए। फिर वे एक घोंगा उठाकर उसे खाकर उनकी तालीम देने को भी तैयार हो गए। उन्होंने उन महिलाओं का अनुकरण किया, पर उसी क्षण सब रस उनके कोट पर छलक पड़ा और मैंने माता को गिड़गिड़ाते हुए सुना, वह चुप क्यों नहीं रह सकते? पर पिता सहसा घबराए हुए से दिख पड़े। मछली वाला को घेर कर खड़े हुए अपने परिवार की ओर एकटक देखते हुए वे कई कदम पीछे हट गए और एकाएक हम लोगों के पास चले आए। वे बहुत पीले दिख रहे थे। उनकी आंखें अजीब सी हो गई थी। उन्होंने फिसफिसाकर माता से कहा, बड़ा आश्चर्य है, वह मछली वाला बिल्कुल जूलियस की शक्ल का दिख रहा है। मेरी माता ने चकित होकर पूछा, कौन जूलियस? पिता ने कहा, अरे मेरा भाई। अगर मैं नहीं जानता होता कि वह अमेरिका में काम कर रहा है तो मैं यकीन करता कि वह वही है। माता ने हकलाकर कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जब तुम जानते हो कि वह यह नहीं है, तब क्यों ऐसी बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हो? जाओ क्लैरिसा, तुम अपनी आंखों से देख लो। तुम अपनी आंखों से देखकर निश्चय कर लो, नहीं तो मुझे चैन नहीं मिलेगा। माता उठी और अपनी कन्याओं के पास गई। मैंने भी उस आदमी की ओर देखा। वह गंदा झुर्रीदार चेहरे वाला बूढ़ा था। वह अपने काम से आंखें नहीं उठा रहा था। माता लौट आई। मैंने देखा वह काँप रही थी। जल्दी जल्दी बोली, मेरे ख्याल से यह जूलियस ही है। जहाज़ के कप्तान के पास जाकर पता लगाओ, पर खैरियत चाहते हो तो होशियारी से काम लेना। अब कहीं भिखमंगे को साथ देकर उतरना ना पड़े। पिता चले, मैं भी उनके साथ साथ चला। मेरे हृदय में एक विचित्र करुणा भर आई। कप्तान एक लंबा दुबला सफ़ेद मूँछों वाला बूढ़ा पुल के पास चहलकदमी कर रहा था। वह चारों तरफ ऐसी रोबीली नज़र डाल रहा था मानो वह हिंदुस्तान के डाक जहाज़ का कप्तान हो।
मेरे पिता उससे कायदे से मिले और उनकी सराहना करते हुए समुद्री जीवन के बारे में उनसे पूछा। जर्सी टापू कैसी जगह है, वहाँ की जनसंख्या कितनी है, वहाँ क्या क्या चीज़ें पैदा होती हैं, वहाँ के लोगों का धंधा क्या है, किस तरह जीवन काटते हैं, आदि आदि। पिता ने शायद अमेरिका के बारे में कोई बात ही नहीं कही। फिर वे लोग जिस जहाज़ पर थे उसी जहाज़ के विषय में बात करते रहे, फिर खिलाड़ियों के बारे में। अंत में मेरे पिता ने लहराते हुए सबर में पूछा, आपके जहाज़ में घोंगी मछली बेचने वाला एक अजीब बूढ़ा है, क्या आप उसके बारे में कुछ जानते हैं? अब वह कप्तान इस बातचीत से उबरने लगा। उसने संक्षेप में कहा, वह एक फ्रेंच घुमक्कड़ है। पार साल अमेरिका में उससे भेंट हुई थी और मैं उसे स्वदेश लौटा लाया था। हावड़ा शहर में उसके रिश्तेदार हैं, पर वह उनके पास जाना नहीं चाहता क्योंकि वह उनका कर्जदार है। उसका नाम जूलियस है, जूलियस दरमांचे। ऐसा ही कुछ है, मैंने सुना है। वह किसी समय वहाँ एक धनी आदमी था, पर अब उसकी हालत कैसी है ये तो आप देख ही रहे हैं। पिता का चेहरा प्रति क्षण पीला पड़ता जा रहा था। गले की नसों को कसकर घबराई हुई दृष्टि से देखते हुए उन्हें हकलाकर कहा, अच्छा अच्छा, मुझे कुछ भी आश्चर्य नहीं हो रहा था। धन्यवाद कप्तान साहब, वह कहकर आगे बढ़ गए। कप्तान चकित होकर उनके विचित्र हाव भाव देखता रहा। माँ बोली, बैठ जाओ, तुम्हारा भाव देखकर लोग क्या सोचेंगे। कुर्सी पर धम से बैठकर उन्होंने कहा, हाँ, वह जूलियस ही है, इसमें कोई शक नहीं। फिर उन्होंने माता से पूछा, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? माता ने फौरन जवाब दिया, बच्चों को हटा लेना चाहिए। जोसेफ तो सब जान गया है, वही जाकर उन लोगों को ले आए। हम लोगों को बहुत होशियार हो जाना चाहिए, जिससे दामाद को कोई शक ना हो। निराशा और दुख से पिता स्थिर हो गए। उन्होंने ठंडी सांस लेकर कहा, कैसी आफत आ गई। झट उनकी और घूमकर माता ने क्रोध से कहा, मुझे हमेशा शक रहा कि इस बेईमान बदमाश से कोई भलाई नहीं होगी और आखिर में हम लोगों की छाती पर बैठकर चैन से गुजर करेगा। तुम आशा लगाए बैठे रहो कि भाई आकर राजगद्दी पर बैठाएगा। जैसे किसी दबरांचे पर कभी आशा लगाई जा सकता है। सदा की तरह मेरे पिता अपने माथे पर हाथ फेरते हुए चुपचाप पत्नी का तिरस्कार सुनते रहे। फिर बोली, जोसेफ को कुछ पैसे दो, वह जाकर मछली की कीमत दे आए। जहाज़ पर एक अच्छी खासी खलबली मचेगी। चलो हम लोग किनारे पर चलें, होशियार रहना वह हम लोगों के पास ना आए। वह उठी और मुझे 5 रुपये का नोट देकर वे दोनों चले गए। मेरी बहनें चकित होकर पिता के लिए प्रतीक्षा कर रही थी। मैंने कहा, माता के सर में चक्कर आ रहा है, आपको कितना देना है जनाब? मैंने मछली वाले से पूछा। मैं उन्हें चाचा कहना चाहता था। उन्होंने कहा, 1 रुपया 8 आने। मैंने उनको 5 रुपये का नोट दिया और उन्होंने बाकी दाम लौटा दिए। मैंने उनकी तरफ देखा। गरीब खलासी की तरह सूखे गिरहदार उनके हाथ थे। उनका सिकड़ा दुखी करुणा और निराशापूर्ण चेहरा देखते हुए मैंने मन ही मन कहा, यही मेरा चाचा है, मेरे बाप का सगा भाई है, मेरा चाचा है। मैंने उनको 8 आने इनाम दिए। उनको उन्होंने मुझे धन्यवाद देकर परमात्मा आपका भला करे इस ढंग से कहा, जैसे भिखमंगा भीख पाने पर कहता है। मुझे लगा वे जरूर वहाँ भीख मांगते रही होंगी। जब मैंने 3 रुपये पिता को वापस दिए तो माता चकित होकर बोली, क्या 2 रुपये दाम दिए? ये नामुमकिन है। मैंने कहा, मैंने उनको 8 आने इनाम दिए हैं। माता चौंक कर मेरी पूरी दृष्टि से देखती हुई बोली, तूने अपनी अपनी अक्ल खो दी है। जरा सोचो तो, उस चोर को 8 आने दे आया। वह और भी कुछ कहने जा रही थी, पर पिता की आंखों के इशारे से चुप हो गई। वह इतनी उत्तेजित हो गई थी कि यह भी ध्यान नहीं रहा कि दामाद पास खड़ा है। फिर सब कोई चुप रहे। हम लोगों के सामने अंतरिक्ष पर एक हल्के नीले रंग की छाया मानो सागर के गर्भ से उठ रही थी। यह जर्सी टापू था। हम लोग घाट के पास पहुंचने लगे तो मुझे तीव्र इच्छा होने लगी कि एक बार जूलियस चाचा से मिलूं, उनके पास जाऊं और उन्हें सांत्वना भरी स्नेहपूर्ण कुछ बातें करूं। पर कोई घोंगा मछली का खरीदार ना रहने के कारण वे अदृश्य हो गए थे, नीचे चले गए थे, शायद किसी गंदे कोने में जहाँ बेचारे वो रहते थे। और हम लोग
उनसे भेंट ना हो, इस डर से एक दूसरे जहाज़ पर घर लौट आई। मेरी माता घबराहट से पागल हो गई थी। उसके बाद मैंने चाचा को कभी नहीं देखा। इसलिए तुम कभी कभी देखते हो कि मैं भिखमंगों को 5 रुपए का नोट दे देता हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। आपको ये कहानी कैसे लगी, पढ़ के ज़रूर मुझे बताना। धन्यवाद। आगे सुनने के लिए और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे साथ इस चैनल पर बने रहिए। नमस्कार।